Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SLs teacher in Sahajaran English Medium School in Natejuna. And today I am taking Social Science, Chapter number 8, Standard 9, Chapter number 8, Framing of Constitution and its Features. See, this is the part, we already talked about this point, right? This is the part 4 of this video. So I hope if you not seen the previous part, so please go to a gallery and watch it, so you will get the more points regarding this chapter. So framing of constitution and its future, I just want to recall some few things. देखो how the our constitution framing, right? कुछ बातें हैं जो that I want to remember you कि जब 25 मार्च 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन को भेजा था इंडिया में, मिशन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, दैट इज कैबिनेट मिशन। उसके अंदर 3 मेंबर थे, ठीक है। उनको सॉल्यूशन, उसको टास्क दिया गया कि यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो उस टाइम पे देश को आज़ादी मिलने वाली थी, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, कौन कौन से मेंबर उसमें पार्टिसिपेट होंगे, who are the president and all that. So सारे जो regarding the question थे, then all the questions has to be solved by this cabinet mission, and that cabinet mission British government came to the force of cabinet mission on 25th March 1946, handed the duty of the, उस दिन को cabinet mission को कामगिरी सौंपी 25th March 1946 को। उसके बाद क्या हुआ, that we all know, right? Then after the 389 members who the comprise the Constitution Assembly, जो 389 member की assembly बनी, they decided to, and they very prominent and very famous scholars who are the part of the assembly, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Kanhaiya Munshi, H.P. Modi, Shyam Prasad Mukherjee, many of Dr. Rajendra Prasad, right? But student, in this point you have to memorize कि 2 female members, Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit. Who are the female member of the Constitution Assembly? Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit. Clear? उसके बाद you have to memorize one thing, who was the first president of Constituent Assembly. तो उसमें आपको आंसर लिखना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर है? उसके बाद वो वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, या वो ऑफ द अपॉइंटेड एज अ ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड या चेयरमैन, सो दैट वॉज अ डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर वॉज द अपॉइंटेड एज अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयरमैन। क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ, देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ने काम करना शुरू किया, किस दिन से दे स्टार्टेड द वर्किंग, किस डेट से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, वो डेट है 9 नवंबर 1946। जिस डेट से कॉन्स्टिट्यूशन दे स्टार्टेड द वर्किंग 9th नवंबर 1946। क्लियर? दिस इज डेट यू हैव टू मेमोराइज। अदर देन आई वांट टू रिकॉल विद इन 2 मिनट्स। सी, उन्होंने स्टार्ट किया 9 नवंबर 1946 को, एंड दैट दे कंप्लीट द स्टार्टिंग वर्क, स्टार्टेड द असेंबली वर्क 9 नवंबर 1946। उनमें कितना मीटिंग्स उन्होंने हेल्ड की, सो हाउ मेनी मीटिंग्स एंड हाउ मेनी मेट दे, सो 166 सेशन। हाउ मेनी सेशन? 166 सेशन। 166 बार वो लोग मिले, 166 टाइम दे मेट सेशन, एंड स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पूरा वक्त कितना लग गया, हाउ लॉन्ग टाइम दे कंज्यूम इट, हाउ पास इट, पीरियड ऑफ टाइम इज 2 year 11 month and 17 days, approximately 3 year complete, right? Almost 3 year, so 2 year 11 month and 17 days. मेंबर ऑफ द असेंबली हैड डिस्कस, दे, जो असेंबली ने जो भी डिसाइड किया, सो उन टाइम उन लोगों ने, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली इन्फोर्स्ड हो चुकी थी और काम ख़त्म हो गया, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का काम खत्म हुआ, उस डेट पे 295 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 295 आर्टिकल्स और 8 अपेंडिक्स थी, ठीक है। मगर आफ्टर द अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट यानी सुधारा के बाद, जो जिसको चेंजेस बोलते हैं, चेंजेस के बाद उसमें 395 आर्टिकल्स हुए और 9 अपेंडिक्स हुए। क्लियर? ये आपको अंडरलाइन करना था। उसके बाद आपको याद रखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, यानी कि कब वो कंप्लीट हो गया, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, व्हेन वाज द डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड, वो लिख के कब तैयार हुआ, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब दिया, ठीक है। तो वो डेट है 26 नवंबर 1949, वो आपको याद रखना है। 26
नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लिख के कंप्लीट हो गया था, इनफोर्स नहीं हुआ था, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनफोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ यानी लागू हुआ, सभी लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन थे इस डेट से लागू हुए। 26 नवंबर को लिख के कंप्लीट हो चुका था और 26 जनवरी को 1950 को इन्फोर्स्ड हुआ यानी लागू हुआ। क्लियर? दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी राइट एज ए रिपब्लिक डे, ठीक है। देन प्रियम्बल के देन वी आई जस्ट वांट टू समथिंग रिकॉल टू प्रियम्बल। व्हाट इज अवर प्रियम्बल? प्रियम्बल में दिखता है कि हम जस्टिस है, सभी को सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी सबके लिए है, ऑल हैव अ लिबर्टी सोचने की, थॉट्स एक्सप्रेशन की, बिलीव अपनी मान्यता की, फेथ श्रद्धा और पूजा की, सबको लिबर्टी है, आज़ादी है। इक्वालिटी यानी समांतर, सबको एक समान है, सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नॉट डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व भाईचारा है, वी हैव टू फॉलो द फ्रेटर्निटी। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26 एंड 26 नवंबर 1949 को ये सारी प्रियम्बल्स देकर वो स्टार्ट किया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम द प्रियम्बल, दैट यू नो राइट। सो देन आई वांट टू रिकॉल यू व्हाट वाज द फर्स्ट चेंज्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1976 प्रियम्बल रिमेन चेंज्ड टिल 1976। 1976 तक प्रियम्बल चेंज नहीं हुआ था, मगर 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आया तब उसमें चेंजेस हुआ और 2 वर्ड्स उसमें ऐड कर दिए, 3 सोशलिस्ट सेक्युलर यूनिटी इंटीग्रेट, दैट में उसको पार्ट बनाया इस दिन को, ठीक है। तो वो जो प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस थी दैट वी ऑलरेडी नोज दैट पिलर्स ऑफ द प्रियम्बल, डेमोक्रेसी होती है जो लोकतंत्र, दैट वी ऑलरेडी थॉट अबाउट इट। एंड देन द सोशलिस्ट जो बंधुत्व होता है, जो सोशलिटी होती है जो हमने किया, और सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, दैट वी ऑलरेडी थॉट अबाउट इट राइट। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट्स है। व्हाट आर द बेसिक, उसमें मूल क्या है, व्हाट आर द बेसिक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी आर लर्न। साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कितनी साइज है, हाउ मेनी पेजेस, सेक्शंस एंड कंप्रेशन, हाउ कंप्राइजन, द 22 सेक्शन कंप्राइज 395 आर्टिकल्स, 8 अपेंडिक्स, नाउ 12, these are the size of our constitution. Which are the pillars, fundamental rights, political policy, judiciary, right? These are our constitutions. And single citizenship, India have a single citizenship, America have dual citizenship, we talked about it, right? The center with a strong federal structure. The what are the federal structure, that we know, state government, central government, union list, state list, and concurrent list, right? So then we thought about the residuary power and unified the arrangement of during the crisis, right? 3 kind of crisis: national crisis, right? Emergency, that means national emergency, financial emergency, and constitution emergency. 3 emergency we talked about it, right? Now we reach a Vikarmal practice. See, this is very this is our last part of this video, that's why I recall all the things. Please use your hands free. I hope you all are stay at your home and you are all are fit and fine and very cool, right? So let's start. I changed my method to explanation, some use more Hindi because in the online when I speak constantly English, that may be possible some student not able to proper understand. So I try my best to explain you right on my way. So I hope you will liked it. See, now we reached the bicameral practice. So what is bicameral practice? See, I want to read this paragraph and then I will explain you. India has a parliamentary system of governance. Please underline this one. India के पास parliamentary system है governance. Governance यानी जो rules and regulations जो चलाती है, वो जो ऑपरेट करती है उसको गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। जो सब कुछ चलाती है, ऑपरेट करती है, रेलवे, ट्रेन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी, जो इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ जो हमारी फैसिलिटीज़ है, दोज हु आर प्रोवाइडेड बाय दिस गवर्नेंस, जो काम करती है। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे पास लोकतंत्र है पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट्री के थ्रू हम सबको चलता है, दैट इज़ पार्लियामेंट्री इन इंडियन पार्लियामेंट इन दिल्ली, राइट। सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस वन। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, द पार्लियामेंट्री इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिंग पीपल। प्लीज़ अंडरलाइन, द से यहाँ से करना, from over here, the parliamentary is a supreme authority representing people. देखो, पार्लियामेंट्री है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंट पीपल। लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट है
वो सबसे हाई अथॉरिटी है। वो कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि द पार्लियामेंट्री मेंबर हु इलेक्टेड, राइट, हम उसको चुनते हैं, हम उसको वोट देते हैं, वो तब जाके वहाँ पे बैठते हैं। देखिए MP, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, those are all sitting at the parliament, and state assemblies, that is Rajya Sabha member, right. So those are also sitting, that we elected, right, the member of parliaments, and they sitting, then they represent it to us. That's why ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की सुप्रीम अथॉरिटी है, पार्लियामेंट है, सबसे ऊपर है। द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर होता है जो कंप्राइज होता है राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिला के, है ना, अपर हाउस और लोअर हाउस। राज्यसभा लोकसभा को लेजिस्लेचर जो होता है एट द यूनियन इन द पार्लियामेंट, दैट इज द कॉल्ड पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज अ बिकामेरल, मीन्स it has two house. What is the meaning of bicameral? Bicameral, please underline this one. The parliament is a bicameral, that means two house. So we have a two house, lower house and upper house, that is called bicameral practice, right. So in the Indian parliament they have a two house, please underline. First is a upper house, second is a lower house. हमारे इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। वो क्या है हम देखेंगे अभी आगे। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, प्लीज अंडरलाइन। अपर होता है उसको राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, लोअर हाउस इज नॉन अ लोकसभा। सो जो दिस हाउस विच इज अपर हाउस, दिस इज कॉल्ड राज्यसभा, लोअर हाउस दिस इज कॉल्ड लोकसभा। क्लियर? Though the government is carried on in the name of the president at the union and the governor is the state, actually administration is carried by the council of the ministry headed by the prime minister at the union and the chief minister in the state. देखो इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है दैट कैरिड आउट थ्रू द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी कायदे रूल्स रेगुलेशन जो चलता है, जो रूल्स होता है, जो हम उसको रूल्स रेगुलेशन चलाते हैं, वी आर रनिंग द रूल्स रेगुलेशन, वो प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, उसके नाम पे चलता है। बट एक्चुअली में द एक्चुअली गवर्नर रनिंग थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, राइट, नॉट अ प्रेसिडेंट। जो हमारा देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दीज आर द एक्चुअली काउंसिल मिनिस्टर ऑफ द दे रूलिंग करता है, वो लोग रूलिंग करता है। स्टेट में भी गवर्नर के नाम पे सब कुछ चलता है, मगर एक्चुअली वहाँ पे भी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो सारा कुछ चलाते हैं, उनकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वही लोग सब कुछ वो करते हैं। लेजिस्लेचर कंप्राइज द, तो यूनियन मीन्स इन द स्टेट। The Council of Ministers is responsible to the legislature that comprise the representative of the people. The Council of Ministers, जो Council of Ministry की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है to the legislature that comprise the representative of the people, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट पे रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पार्लियामेंट में सारा सब कुछ प्रेजेंट करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है और उनको जवाबदेही बनती है पार्लियामेंट को। द प्रेजिडेंट सिलेक्टेड, अभी ये देखो प्लीज अंडरलाइन कर लेना, द प्रेजिडेंट सिलेक्टेड 12 पीपल, प्लीज पीपल हु आर एक्सपर्ट एंड द एक्सपीरियंस फ्रॉम द वेरियस फील्ड फॉर राज्यसभा। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द प्रेजिडेंट? 12 पीपल, रेडी, हु आर एक्सपर्ट, जो लोग एक्सपर्ट होता है किसी फील्ड में, स्पोर्ट में, मूवीज़ में, एनी काइंड ऑफ फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको 12 मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड नहीं होते, सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो सिलेक्ट करते हैं हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में उसको स्थान मिलता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, प्लीज अंडरलाइन, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा है वो परमानेंट यानी कायमी हाउस है, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होता, वो कभी उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस इन विच 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years। उसमें जो 3rd मेंबर है एवरी 2 year दैट विल बी रिटायर्ड every 2 years, and same number of member of the election, वो सेम नंबर के जो रिटायर होते हैं उसी नंबर के उसको इलेक्टेड होता है, इलेक्शन उसका कर होता है और अरेंज होता है, वो होता है सिलेक्ट। Thus each member has a 6 year of tenure, प्लीज अंडरलाइन, इधर राज्यसभा में जो टेन्यूर होता है, समय होता है, जो उसका टर्म्स होता है वो 6 साल का होता है, 6 year ऑफ टेन्यूर अंदर राज्यसभा। उसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। राज्यसभा को हाउ व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश? काउंसिल ऑफ स्टेट। जो स्टेट के काउंसिल होता है, जो रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, अपर हाउस में, वो बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जो जिसका टर्म होता है 6 साल का। द पावर ऑफ राज्यसभा आर लेस कंपेयर टू द लोकसभा। समझो इस बात को, देखो
जो पावर होता है वो राज्यसभा के पास कम होता है लोकसभा के कंपैरिजन में। वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे, मगर अभी के लिए याद रखो कि जो राज्यसभा के पास पावर होता है वो लोकसभा जितना नहीं होता है। Which is special super decisive, right? दिस इज स्पेशल सुपर डिसाइव होता है लोकसभा के पास कुछ ज़्यादा ही पावर होता है जो कुछ डिसीजन में राज्यसभा इंटरप्रेट नहीं कर सकते। राज्यसभा कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिजॉल्व, दैट मीन्स राज्यसभा को हम पूरी तरह से बर्खास्त नहीं कर सकते, उसको कैन नॉट बी डिजॉल्व, दैट मीन्स को बर्खास्त नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा बिकरल सिस्टम, दैट मीन्स टू काइंड ऑफ सिस्टम, टू हाउस सिस्टम, इट्स कॉल्ड द बिकरल सिस्टम, दैट इज अ टू हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस दैट मीन्स लोकसभा एंड अपर हाउस दैट मीन्स राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो 5 ईयर का टर्म्स होता है दैट विल बी लोकसभा एंड 6 ईयर टर्म ऑफ राज्यसभा। द एवरी ईयर द थर्ड मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड एंड दैट सेम विल बी इलेक्टेड। रिटायर्ड दैट मीन्स टर्म उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। उसमें से 12 जो मेंबर्स होता है जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं उसको, 12 पीपल हु एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस फ्रॉम द वेरियस फील्ड दैट सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, 12th मेंबर। ये हो गया हमारा बिकरल प्रैक्टिस सिस्टम। नेक्स्ट हो है हमारा इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इंटीग्रेट जुडिशरी। देखो इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इंटीग्रेट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट होता है दैट मीन्स फ्रीडम, जो पूरी तरह से फ्री है, नो वन कैन इंटरप्ट। इम्पार्शियल यानी दैट मीन देयर इज नो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। इंटीग्रेट जुडिशरी, जो पूरे तरह से इंटीग्रेट हुआ है, जो उससे मिला हुआ है। देयर इज अ इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल, किसी के भेदभाव के बिना और खुद से आज़ाद है, इसमें कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता, उसका मतलब ये हुआ। देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, वो गिवन टू अस कि जो न्यायपालिका है वो सेपरेट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, अपने बलबूते पे होगी, और इम्पार्शियल दैट मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसमें, उस दे हैव फ्रीडम टू द इंडिपेंडेंस। तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट होता है, सबको एक न्याय मिलेगा। There is a Supreme Court at the top. Please underline this one. Supreme Court is the top in the judiciary. Supreme Court is the head of the courts. So there is Supreme Court at the top. Then there are, इसके बाद क्या आता है, हाई कोर्ट था। हाई कोर्ट एट द स्टेट, स्टेट में सबसे सुप्रीम होता है हाई कोर्ट, ठीक है। राज्य में, स्टेट में होता है हाई कोर्ट्स। एंड अंडर द jurisdiction आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके अंदर में कौन कौन आता है, स्टेट हाई कोर्ट विच आर द इंक्लूडिंग इन द अंडर द स्टेट हाई कोर्ट्स, दिस इज jurisdiction आर द विच आर द jurisdiction, है ना, जुरिडिक्शन न्यायपालिका है। विच आर द जुरिडिक्शन आर अंडर द वर्क इन द हाई कोर्ट इन द स्टेट, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द तालुका लेवल, देर आर द लोकल एंड स्पेशल कोर्ट। प्लीज अंडरलाइन दिस वन। Which court are working under the district, state court, that which are the courts, which are the jurisdiction are working under the high court. So this is your answer. District levels and the taluka level, they are local and special court, these are the work under the high court. The judgment of the Supreme Court are binding to all the subordinate court of the nation. तो जो जजमेंट होता है विच इज़ पास बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये सबको मानना पड़ता है। द एवरीवन हैज़ टू बी फॉलो, नो वन कैन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया दैट इज़ अ फाइनल होता है, उसमें कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज अंडरलाइन नाउ, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मैटर रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड interpretation of statutes, the final decision is vested with the Supreme Courts. Please underline this one. इसमें ये कहना चाहते हैं कि इफ द एनी कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई विवाद होता है यूनियन स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैव सम इशू रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट या रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशंस, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता है जो डिसीजन लेता है, उन दोनों के बीच में समाधान सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करता है, वो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द प्राइम, राइट। सो दिस इज द मेक द सॉल्यूशन if any conflict happen between union state, that means union government, that means central government and state government. अगर दिल्ली गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट का इशू कुछ होता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशंस और अदर्स, तो दैट विल बी सॉल्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट।
द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज अंडरलाइन दिस. सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन है, प्रोटेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का. उसे उस तरह से बिल्ड किया है कि उसको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकते, पॉलिटिकली कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. नो वन कैन इन्फ्लुएंस द सुप्रीम कोर्ट, because in the constitution some kind of amendment and some kind of appendix and the rule articles there are which can not interrupt no one in supreme courts and all that, this judicial department. So please underline, the supreme court is the protector and the guardian of constitution. ये जो सुप्रीम कोर्ट कौन है, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन और गार्डियन है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट. तो who is the protector and guardian of the constitution? Your answer will be the supreme court is a protector and guardian of the constitution. Clear? Now 8 is a amendment in the constitution. Amendment that means सुधार, changes. उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं. हियर आंसर, कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, अगर कंपेयर टू द अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज डायनामिक. ऑब्वियसली अगर हम दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करें ना, तो आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेट देन अदर कंट्रीज. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी उसमें चेंजेस की ज़रूरत होती है दैट कैन बी अमेंडेड. दैट मीन्स अमेंड दैट मीन चेंजेस की जब भी ज़रूरत पड़ती है दैट कैन बी इफ द रिक्वायर्ड. सो आर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी फॉर द अमेंडमेंट, दिस काइंड ऑफ बिल. उसको इस तरह से फॉर्म किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कैन बी अमेंडेड इन 3 ways. उसका अमेंडमेंट जो प्रोसेस होता है उससे 3 तरीके से उसको अप्लाई किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन द 3 ways. 3 ways दैट कैन बी द अमेंडेड. उसको चेंजेस कर सकते हैं. फर्स्ट है, अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय द सिंपल मेजोरिटी of members present in the voting in the parliament. Those who are the member of the parliament and simple majority, that can be amended. Second is a certain amendment required a special majority. कुछ special amendment होता है that can be either required in the more majorities like 2/3 majority of the member present and voting. And third is a concerning the union state relations, the special majority that is a 2/3 and the concurrence not less than 50% of the state legislature is required. So some are the very critical changes amendment that can be the also provide also also the 2/3 member can be agree to amendment, and also 50% of the state legislature right is required also. तो जो स्टेट के लेजिस्लेचर होता है, जो स्टेट में भी उसका जो अमेंडमेंट है वो जाता है. गुजरात जैसे कि एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, उसको स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं. दैट कैन बी ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट टू बी द मेड इन द इंटर रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ और इन अ सुप्रीम जुडिशरी, देन हाफ ऑफ द स्टेट फ्रॉम द टोटल स्टेट हैव टू गिवन कंसेंट. So there can be the any changes if the parliament did ना, so that can be the consult with the state. उसको state के साथ consult किया जाता है, then that can be applicable. उसके बाद ही उसको consult किया जाता है. Judgment of court can also bring amendment by the parliament. देखो please underline this one, parliament can be change the amendment and also judgment of the court. कोर्ट का जो judgment होता है can also bring the amendment of the by the parliament. जजमेंट ऑफ कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट. कोर्ट का कोई जजमेंट होता है वो भी पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट हो सकता है, उसमें भी चेंजेस हो सकता है. समझे आप? देयर विल बी द नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट विल बी नॉट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? द बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट कैन नॉट बी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट कैन ब्रिंग द चेंज इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मोस्ट inconstant and flexible document, but the certain cases it is not amendable by the simple majority. So this why the constitution is very why constitution known as a most inconstant and a flexible document, also called as a live document. उसको जीवित document भी बोलते हैं, because flexible that means our constitution can be changes any times. That is a great part of this. According to the situation now India need any changes, so that can be happen. Then 2 and the mixture of both the max and the constitution. These are the mixture of the constitution is really good, that can be amended and happen, right? So because of article 337 370 that we know, right, and 38 articles, right, that also changed and removed from the Jammu Kashmir, that you heard about it, right? So that this article also this provision given by the constitution, and that can be amended through the current government. So वो सब changes हो सकता है ना.
कुछ भी हो सकता है, मगर मेजोरिटी और रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से होता है, उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, वो फॉलो करना पड़ता है, देन द अमेंडमेंट कैन बी हैपन। देन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वो क्या है देखते हैं। यूनिवर्सल, दैट मीन यूनिवर्सल एंड एडल्ट सफरेज। इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ एडल्ट सफरेज विच इज फ्लेक्सिबल, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट एनी सिटीजन हु, प्लीज अंडरलाइन नाउ, according to that any citizen who is above 18 year of age and above possesses right to the vote in the elections of parliament and legislative assembly or local self-government bodies without any discrimination of education, property, economic and standard. Please underline full paragraph. What is the adult suffrage? Your answer will be full. जो 18 साल के ऊपर 18 ईयर एबो, दे हैव एबिलिटी टू गिव द वोट, दे हैव राइट टू इलेक्ट एनीवन। उसको किसी भी पार्टी को, लीडर्स को चुनने का हक है। वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी बॉडीज़ या किसी कास्ट क्रीड को नहीं देखा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी या इक्वली उसको नहीं तोला जाएगा। ही हैज़ अ राइट टू गिव द वोट इफ़ ही हैज़ अ इंडियन सिटीजनशिप, तो वो होता है एडल्ट सफरेज। लोकल से गवर्नमेंट बॉडीज है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर्टीज, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। वो कितना एजुकेट है, हाउ मेनी मनीज है, दैट इज नॉट मैटर। ही हैज़ अ एडल्ट सफरेज राइट्स, दे कैन गिव वोट। Secularism, very important point that one. Secularism is is a main part of our country. Secularism is the what is secularism? Dharmanirpekshta. We ever discussed earlier about the secularism in the preamble, right? What is secularism? We already talked about it. मैंने आपको बोला था secularism क्या होता है. In the constitution, India has been declared as a secular state. India is a secular state. Please underline. Make sure in the constitution, हमारे constitution कहा है कि India है secular state है. दैट मीन धर्म निरपेक्ष है, यहाँ पे कोई फिक्स धर्म नहीं है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स रिसाइड इन इंडिया, दैट वी नो, देयरफॉर द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। वी हैव अ डिफरेंट पीपल्स creed, caste and religions, so no state can discriminate against regarding to his citizenship या regarding to his religions। क्लियर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पक्का दिया गया है। No citizen can be given special right or cannot be deprived of certain rights। किसी को कोई स्पेशल हक नहीं मिलता कि वो इसी कास्ट का, इसी धर्म का, उसको ज़्यादा बेनिफिट मिला, ऐसा कुछ नहीं। या किसी को इस तरह से डिप्राइव नहीं किया जाता, उसको उसके साथ बुरा नहीं किया जाता है कि वो किसी दूसरे धर्म का है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट गिव द परमिशन ऑफ दैट। द स्टेट हैज़ टू बी द एब्सोल्यूट इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल is respect of religions. So state should be the respect all the religions, creed and caste. They cannot make a discrimination. Only the secular state can offer the proper or equal treatment toward all citizens, right? And the only secular country on the only secular state can offer proper equal treatment toward all citizens. एक सेक्युलर स्टेट ही होता है, धर्मनिरपेक्ष स्टेट या धर्मनिरपेक्ष स्टेट यानी इंडिया एक ही है कि जो सारे धर्मों को ऑफर करता है, सभी लोगों को इक्वली एक समान ऑफर करता है, एक समान ट्रीटमेंट देता है, देने उसको एक समान रखता है टूवर्ड द ऑल सिटीजन्स। इन द इंडिया इंडिया हैज़ अ मेनी रिलीजन्स, क्रीड, कास्ट, बिलीफ, वर्शिप्स, all system are different, even language, cloth and all system are different, but our constitution treatment toward the all people are same, and our constitution is provide a secular state. India is a secular state, वो हमें याद रखना है। Secularism means, अभी अंडरलाइन कर लो, secularism means that the state doesn't interfere in the matter of religions or the bias of any specific religions। प्लीज अंडरलाइन। उसका मतलब ये होता है कि स्टेट किसी भी धर्म और जाति या किसी भी मान्यता के इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वो कौन क्या करे उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसकी अपनी बिलीफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे हिंदू रहे, वो मुस्लिम रहे, सिख रहे, पारसी रहे, दैट इज चॉइस। स्टेट कैन नॉट बी इंटरफेयर बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू राइट। द स्टेट हैज़ टू बी सिक्योर एंड डिफरेंट, राइट, एंड फॉलो बाय द एवरी रिलीजियस आर फ्री फॉलो ऑन द प्रैक्टिस एंड रिलीजन्स ऑफ द चॉइस। जो मैंने आपको बोला वही है, तो दे हैव अ फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन्स, वो कुछ भी प्रैक्टिस कर सकता है एनी रिलीजन्स ऑफ दैट। देन we have only few point, we have to complete this now। judicial review, what is the judicial, न्यायपालिका का रिव्यू क्या होता है? judicial review is the chief characteristic of the constitution। please underline this one। judicial review is the chief characteristic of the constitution। जो chief characteristic है, that is a judicial review। judicial review administrates the working of union and state within jurisdiction and without any disrespective of the power of parliaments of the constitution had made of the effort to harmonize the principle of the judicial review। Judiciary that work like he just manage the state and central also,
and they work very very with the coordinate with the jurisdiction, that means high court, under the high court, state court, high court, district court, taluka court, these are the jurisdiction, right? This working under the high court and high court under the supreme court. So they make a combination, they harmoniums ताल बनाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं according to principle of our constitution. And parliament cannot be interfered in, right? So directly parliamentary amendments, external order and ordinance and judicial judgment are given for the judicial review that have a right to the parliament. If the court finds any indiscrepancy in the external orders and ordinances or judicial judgment, it can be stopped them by the declaring them unconstitutional. देखो इसमें क्या है कि जुडिशरी हैव अ राइट टू इंटरप्रेट इन द पार्लियामेंट. इफ द पार्लियामेंट पास सम ऑर्डिनेंस, कोई चेंजेस पास करते हैं, कोई ऑर्डर या एक्सटर्नल ऑर्डर या कोई बिल्स लॉ या कुछ अप्लाई करता है दैट नॉट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो लॉ हमारे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो दैट कैन बी चैलेंज इन टू सुप्रीम कोर्ट. हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिजॉल्व इट, उसको रिमूव कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है. ठीक है, ये है जुडिशरी का रिव्यू, बहुत पावरफुल है ना. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, हमारे बेसिक राइट्स जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए है और हमारी ड्यूटी क्या है उसके बारे में है. फंडामेंटल राइट्स आर कन्फर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द लाइफ एंड अ डिग्निफाइड लाइफ. राइट, मैंने जो बोला वही है कि हमें फंडामेंटल राइट्स द गिवन बाय द कन्फर्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिया है राइट्स. The most valuable capital of our country is in the overall development of nation, which further lies in the fundamental duties and rights. Right, जो हमारी ड्यूटीज़ भी होती है फंडामेंटल के रिलेटेड, वो सब कुछ है इसमें. राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेमेडीज फॉर द चिल्ड्रंस and 6 to 14 years of the age, right to education are also made available. Please underline this one, right to constitutional remedies and for the children 6 to 14 year of age, right to education are also made available. तो 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री में एजुकेशन उसको मिलना ही चाहिए, वो एजुकेशन उसको देना ही है. दैट इज़ अ राइट टू एजुकेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस का होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रेमेडीज़ है वो भी हम सबको कंपलसरी मिलना चाहिए. दैन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये तो लिटल इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. सो यू विल गेट द मोर पॉइंट रिगार्डिंग टू द preambles and judicial departments and review of judicial and all that. Directive principle of state policy. What is the directive principle of state policy? Protection of the people, security and welfare should be carried out by the state. जो प्रोटेक्शन होता है पीपल का और द सिक्योरिटी और वेलफेयर जो अच्छी भलाई के लिए होता है, शुड बी द कैरिड आउट बाय द स्टेट. स्टेट को देखना पड़ता है, वो उसका प्रिंसिपल होता है, वो रूल्स होता है उसका. दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकिंग, सो दे आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है, तो स्टेट पॉलिसी होता है. स्टेट किस तरह से रूल करेगा, स्टेट किस तरह, हाउ द स्टेट वर्किंग, हाउ द स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशन कैन बी अप्लाइड इन द पीपल ऑफ स्टेट. तो उनके किस तरह से वो केयर करेगा, उसको किस सिक्योरिटी कैसे देगा, वेलफेयर उसके लिए क्या करेगा, सभी जो रूल्स है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं कि हाउ टू स्टेट रूल्स, हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू ट्रीट पीपल ऑफ स्टेट, उसको कैसे ट्रीट करना है, हाउ यू कैन ट्रीट द पीपल ऑफ स्टेट, दैट ऑल द पॉलिसी अवेलेबल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ लास्ट वन है प्रोविजन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स. जो कुछ प्रोविजंस है, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं वो बैकवर्ड सेक्शन के लिए और ट्राइब्स के लिए. हियर इज दैट व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन ओवर हियर. To uplift and including the backward section and tribes and the deprived class in the mainstream, there are the specific provision in the constitution. देखो कोई अपलिफ्ट यानी उसको आगे लाना, एंड द बैकवर्ड सेक्शन जो पछात है, जो लोग, जो ट्राइब्स, जो ज्ञाति जाति है, जो लोग हैं, ट्राइब्स है, समूह है, जो डिप्राइव है, वंचित है, उस क्लास को उसको मेन स्ट्रीम में लाना. जो सब अच्छे, जो डेवलप स्ट्रीम है, जो डेवलप सोसाइटी है, उसके साथ उसको लाना. जो आदि जाति है, जो बैकवर्ड कास्ट क्लास है, उन लोगों को भी अच्छे क्लास में लाना, उसकी लाइफस्टाइल को भी चेंजेस करना. दिस इज प्रोविजन कॉल्ड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द ट्राइब्स. तो देर आर द स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जिसको मिलते हैं बिकॉज ऑफ दे वांट टू द वी वांट टू पुट इन द मेन स्ट्रीम.
रिजर्व सीट्स आर एलोकेटेड इन द लेजिस्लेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्व सीट मिलते हैं. बॉडी सेक्शन इन द प्रोविजन रिप्रेजेंट also. Representation in the quota has been provided for the administration in the education institution and government job in proportion of their population to provide equal opportunity. इन लोगों को कुछ प्रोविजंस भी मिलते हैं बैकवर्ड सेक्शन और ट्राइब्स को गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट वैकेंसी में, लेजिस्लेशन में, लोकल से गवर्नमेंट बॉडीज़ में, इवन पार्लियामेंट, सभी जगह पे दे हैव सम प्रोविजंस दैट प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो लोग भी दे कम टू इन द मेन स्ट्रीम. तो ऑटोमेटिकली आवर कंट्री विल डेवलप्ड if the backward caste, if the backward section tribe, they are deprived. So if we put and if we uplift them, so definitely our country uplift automatically. Children of backward section and tribes are given scholarship. Okay, उसको scholarship मिलता है, बेसिक्स एमिनिटीज़ मिलते हैं और वेवर मिलता है. फीस में जो वेवर होता है, एडजस्टमेंट मिलता है फीस का, विच कम अंडर द ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी. ये जो चीज़ है विथ कम अंडर द ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी के अंडर में आता है. एंड सील्डिंग पॉलिसीज़ के अंदर ये दोनों चीज़ आती है कि हाउ टू वेवर स्कॉलरशिप्स. उसको स्कॉलरशिप बेसिक्स मिलता है, बेसिक एमिनिटीज़ मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है. वेवर तो फीस कुछ फीस को ज़्यादा उसको वेवर मिलता है, डिस्काउंट मिलता है और उसको छूट छाट मिलती है एज पर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर द also given by the constitution. So really it's very our constitutions framed like this way, all the people of India cover it. Upper class, lower class, middle class, backward class, those all class including, and they thought about all the people of India. Every religious belief, caste, creed. So this how our constitution framed that we have no objection. So really our constitution is a great constitution in the whole country, and it's the largest written document in the all, and we are the people of India. India is a secular country, right? So further detailed information in the next chapters we will take, and in the next video the detailed information in the constitution. I hope you all got the points from my side. Please every underlines and points just pick out it and write down in your notes, and that's how you just go through it once or two times, that you can understand more and more, and write down all the question answers yourself exercise self study over here. All the question write in your Facebook from the getting help from the textbook. You will get the answer, every answer from the textbook. Just use your mind, definitely you will get the all question answer. So please stay home, stay safe. Now this chapter is finished, right? We will see you in next video in the next session according to our timetable. So please stay home, stay safe, take care of yourself. Bye.